क्या अब क्रिकेट में भी सियासत की तरह परिवारवाद होगा? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक ऐसी खबर आई है जिसने क्रिकेट को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और वो खबर है कि रोहन जेटली बीसीसीआई के अगले सेक्रेटरी हो सकते हैं। जी हां, रोहन जेटली। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जय शाह अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी का पद छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनकी ताजपोशी बतौर आईसीसी चेयरमैन होने वाली है। ऐसे में रोहन जेटली को बीसीसीआई की कमान मिल सकती है। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, खासकर रोहन जेटली को लेकर। पूरी वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक कर आपको पूरी बात बताएंगे, एक एक कर आपको हर तरह से पूरी कहानी समझाएंगे। तो चलिए हल करते हैं आपके पहले सवाल को। और पहला सवाल है कि कौन है रोहन जेटली? रोहन जेटली बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता, देश के पूर्व वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बेटे हैं। रोहन वर्तमान में डीडीसीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो दूसरी बार डीडीसीए के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार साल 2020 और दूसरी बार साल 2021 में उन्होंने डीडीसीए का चुनाव जीता। अब अगला सवाल है कि जय शाह के जगह पर रोहन जेटली ही क्यों? रोहन जेटली पिछले 4 साल से डीडीसीए के अध्यक्ष हैं। उनके पिता अरुण जेटली भी डीडीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं और बीसीसीआई में उनकी पकड़ बहुत मजबूत रही थी। इसलिए रोहन जेटली का नाम सबसे आगे चल रहा है और ये लोग तर्क दे रहे हैं कि शायद अरुण जेटली की वजह से ही रोहन जेटली को इतना बड़ा मौका मिल रहा है। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि रोहन जेटली ने डीडीसीए में पिछले 4 सालों में बढ़िया काम किया है। एक खेल प्रशासक के तौर पर उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साथ ही उन्होंने आईपीएल के तर्ज पर दिल्ली प्रीमियर लीग का जिस तरह से आयोजन कराया है, उसे लेकर भी उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं अगला सवाल है कि क्या सरकार चाहती है रोहन जेटली को बीसीसीआई सेक्रेटरी बनाना? आपको ये मालूम होगा कि जैसे दुनिया भर में तमाम क्रिकेट बोर्ड के बीच बीसीसीआई की धमक है, वैसे ही भारत में तमाम स्टेट क्रिकेट बोर्ड के बीच डीडीसीए का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। इसका यह भी कारण माना जाता है कि यह देश की राजधानी का क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए डीडीसीए और केंद्र सरकार की नजदीकियां हमेशा से रही हैं। हालांकि एक बार ये भी सवाल उठे थे कि भारतीय टीम में सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स दिल्ली के ही क्यों खेलते हैं। आपको याद होगा जब टीम इंडिया में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा, अमित मिश्रा जैसे क्रिकेटर्स थे, ये सभी दिल्ली और डीडीसीए के थे। और साल था 2008-9 जब इन खिलाड़ियों की एक साथ टीम इंडिया में एंट्री हुई थी। हालांकि कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि मुंबई के कई क्रिकेटर्स टीम इंडिया में एक साथ खेलते हैं। आईपीएल को लेकर भी आरोप लगा था कि चेन्नई के क्रिकेटर्स एक साथ टीम इंडिया में खेलते हैं। उस दौर में धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। 27 अगस्त को आईसीसी चेयरमैन के पोस्ट के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर जय शाह इस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो फिर इस बात पर मुहर लग जाएगी कि बीसीसीआई का अगला सेक्रेटरी कौन होगा। क्या वो रोहन जेटली होंगे या फिर कोई और? वहीं अगर जय शाह आईसीसी चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत भी 100% तय मानी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के 16 में से 15 मेंबर्स के वोट जय शाह को मिल सकते हैं और आईसीसी चेयरमैन का चुनाव जीतने के लिए 16 में से केवल 9 वोटों की जरूरत होती है। यानी जय शाह एक छत्र राज कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो अगर चुनाव होगा भी तो बस औपचारिकताएं रह जाएंगी। लेकिन अगर जय शाह आईसीसी चेयरमैन के लिए आवेदन ही नहीं करते हैं तो इन बातों पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। बतौर बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का कार्यकाल अभी 1 साल बचा हुआ है। अब देखना होगा वो क्या फैसला लेते हैं। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि आईसीसी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में उनको एक बार फिर से नाम अपना देना होता है और लोग उस पर मुहर लगाते हैं। जो भी उसके बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके नाम वापस लेने के बाद ये पोस्ट खाली हुआ और जय शाह का नाम सबसे आगे चलने लगा। हालांकि जय शाह से पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जय शाह अगर आईसीसी प्रेसिडेंट बनते हैं तो महज 35 साल की उम्र में ऐसा करने वाले वो पहले शख्सियत बन जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक आईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा बीसीसीआई में आने के लिए उन्हें 4 सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि नियम तो कभी भी बदले जाते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, क्या बीसीसीआई में परिवारवाद हो रहा है? क्या बीजेपी के लोग या उनके रिश्तेदार बीसीसीआई में आ रहे हैं? तो इसका जवाब अब आपको तय करना है। कांग्रेस की सरकार के समय राजीव शुक्ला बीसीसीआई में बड़े पद पर पहुंचे थे,
वो अभी भी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आपने वो दृश्य देखा होगा जब टीम इंडिया मुंबई में रोड शो कर रही थी, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ राजीव शुक्ला भी उस गाड़ी में मौजूद थे। उनसे पहले शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1990 में कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया भी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर 2016 में बीसीसीआई अध्यक्ष बने और अभी भी उनके भाई अरुण सिंह धूमल आईपीएल कमिश्नर हैं। साथ ही वो पूर्व ट्रेजरी भी रह चुके हैं बीसीसीआई में। अगर राज्यों का उदाहरण ले तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं, जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं। और फिर सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा होती है वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। विरोधी इसको बीजेपी के परिवारवाद से जोड़ते हैं। हालांकि बतौर बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने जो काम किया है उसकी तारीफ हर कोई करता है। तो अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, क्रिकेट में परिवारवाद सिर्फ क्या एक पार्टी में है या सभी सियासी दल इसका उपयोग करते हैं? हालांकि एक बात तो तय है दोस्तों कि क्रिकेट और सियासत का संबंध बहुत तगड़ा है भारत में, और इसका सबसे बड़ा कारण है पैसा, जो क्रिकेट के ओहदे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है और सियासी दल खुद को इससे दूर नहीं रख पाते हैं। अरे कैसे रखेंगे प्रभु, कुल मिलाकर सियासत और पैसा दोनों तो एक दूसरे के वो हैं। जी हाँ, वो। आप समझ लीजिए मैंने रोहित शर्मा के लैंग्वेज में क्या बोला है। तो फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं जय शाह क्या आईसीसी के चेयरमैन के पद के लिए नामांकन करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर रोहन जेटली के नाम पर बतौर बीसीसीआई सेक्रेटरी मुहर लग सकती है। तो फिलहाल इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।